हेलो। क्या हाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया है, आप बताएं। मैं भी सर ठीक हूँ। तो आज हम एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, AS11। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हमने कंप्लीट कौन कौन सा किया? इन्वेंट्रीज, PPE, गवर्नमेंट ग्रांट्स। मजा आया सर, बहुत मजा आया। इतना सिंपल से पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है बहुत सिंपल करने में, ताकि आप लोगों को बहुत मजा आए अकाउंट्स में। जिसको डेबिट और क्रेडिट में प्रॉब्लम है मैं उनको बता देता हूं। कोई कोई डायरेक्ट एंट्री होता है बच्चा, अगर डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम है आपको समझने में, तो मेरा CA फाउंडेशन का आप बेसिक लेक्चर 2-3 देखिए, आपको A to Z सारा डेबिट क्रेडिट क्लियर हो जाएगा। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। AS मैंडेटरी है। आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको मजा आएगा भूल के दिखाना। सही है, चलिए। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस AS11। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। मैं आपको बता दूं, हर एक लेक्चर में मैं बोल रहा हूं, ये जो यहां से मैं लिख रहा हूं आपको एक कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये बस आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको बने बने मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखो कंसेप्ट समझने के। सही है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए तो वो दैट इज़ अप टू यू, मेरे साइड से ज़रूरी नहीं है। चलो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ठीक है, इसमें हमें जो है, हमें 4 टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? 4 टॉपिक्स। एक हमें इसमें पढ़ना है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा फॉरेन करेंसी लोन्स, अगर हम डॉलर्स में लोन लेते हैं आउट ऑफ कंट्री से। सही है, क्यों लेते हैं वो बात का बाद सवाल है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होती है। ठीक है, तो हम फॉरेन करेंसी डॉलर्स में लोन लेते हैं आउटसाइड कंट्री से, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, शॉर्ट टर्म लोन हो या लॉन्ग टर्म लोन हो। थर्ड टॉपिक हमारा जो है वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनको हम कहते हैं हेज कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हमारा टॉपिक नंबर 3 रहेगा। फोर्थ टॉपिक जो हमारा है फॉरेन ऑपरेशंस, यानी फॉरेन में अगर हमारे बिजनेस को कोई ब्रांच है तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक। इसकी बात अभी नहीं करते हैं। जब उस टॉपिक के आएंगे तो उस टॉपिक की बात करेंगे। सही है, तो हमें पढ़ना है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, देखो फॉरेन करेंसी क्या होता है? फॉरेन करेंसी क्या होता है? फॉरेन करेंसी होता है एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। एनी करेंसी, कोई भी करेंसी हो अदर देन इंडियन करेंसी, उसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी। ये देखो, ये यहां पे लिखा है मैंने, एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी इज फॉरेन करेंसी। तो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, समझो बस आपको। ठीक है, तो कोई भी करेंसी जो इंडिया के बाहर की करेंसी हो दूसरे कंट्री, उसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है? देखो इंपोर्ट, सर हमें तो पता है इंपोर्ट मतलब क्या होता है, मुझे फिर भी बताना है। मैं 0 लेवल से हर कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को जो मजा आए पढ़ने में। इंपोर्ट होता है, ये इंडिया है,
ये अदर कंट्रीज है, ये यूएसए है, ये यूके है। अगर हम इन कंट्रीज से कोई सामान लाते हैं, कोई मशीनरी लाते हैं, गुड्स लाते हैं, कोई मशीनरी लाते हैं, कोई सर्विस रिसीव करते हैं, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट। जैसे हम बोलते हैं ना इंपोर्टेड गाड़ी है, यानी ये बाहर कंट्री से लाई हुई गाड़ी है। तो जब हम दूसरे कंट्री से कुछ सामान लाते हैं, गुड्स लाते हैं, चाइना से लाते हैं, अमेरिका से लाते हैं, यूके से लाते हैं, जर्मनी से लाते हैं, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट। सही है। अदर कंट्री से इंडिया में हम गुड्स लाते हैं, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। सेकंड, एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है इसका रिवर्स। अगर हम इंडिया से किसी दूसरी कंट्री को गुड्स सेल आउट करते हैं, यहां से इंडिया से दूसरी कंट्री में हमारे इंडिया के गुड्स जाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। यहां से दूसरी कंट्री में गुड्स जाते हैं। इंपोर्ट दूसरी कंट्री से हम इंडिया लाते हैं, एक्सपोर्ट इंडिया से हम अदर कंट्रीज को ये गुड सेल आउट करते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होता है ये देखो। अब आप जब इंडिया इंपोर्ट करता है गुड्स, जब इंडिया इंपोर्ट करेगा यूएसए से गुड्स, यूएसए है ये, ठीक है, तो इसको जो हमें पेमेंट करनी है, इसको जो हमें पेमेंट करनी है वो करनी पड़ती है फॉरेन करेंसी में। ये अगर यूएसए है, इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, ये अगर यूएसए है, अगर हमने इंपोर्ट किए गुड्स, अमेरिका से इंडिया लाए गुड्स, तो इसको जो हमें पेमेंट करनी है, हमें जो अमेरिका में चल रहा है डॉलर्स चल रहे हैं, तो हमें इसको पेमेंट जो है डॉलर्स में करनी है। सही है। अब अगर सेकंड केस में हम अमेरिका से जो है इंडिया गुड्स लाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, अमेरिका से इंडिया लाते हैं, तो हमें इनको पेमेंट करनी है गुड्स के लिए। इंपोर्ट हमें इनको पेमेंट करनी है। जब हम अमेरिका से लाते हैं गुड्स, इंपोर्ट करते हैं, तो हमें इनको डॉलर्स में पेमेंट करनी है, क्योंकि यहां इंडियन करेंसी नहीं चलती है, तो हमें इनको जो है डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। अब अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब होता है हम सेल करते हैं आउटसाइड कंट्री। इंपोर्ट मतलब होता है हम परचेज करते हैं, सामान लाते हैं आउटसाइड कंट्री से। अब अगर हम सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यहां से चाइना गुड्स बेचते हैं, अमेरिका बेचते हैं, लंदन बेचते हैं, तो हमें जो इनको पेमेंट करनी है, हमें इनको फॉरेन करेंसी डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी। डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ी, यूरो में पेमेंट करनी पड़ी, पाउंड में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमें इनको डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, पाउंड्स में पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम परचेज करते हैं, तो जो वहां से जो हमें वो गुड्स देते हैं कंपनी, उसको हमें डॉलर्स में पे करना है। अब अगर हम यहां से गुड्स बेचते हैं, तो हम डॉलर्स में रिसीव करेंगे पेमेंट। ये डॉलर्स में पेमेंट जाना या रिसीव करना, इसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, यानी जो ट्रांजैक्शन होती है वो होती है फॉरेन करेंसी में। फिर चाहे वो डॉलर में हो, फिर चाहे वो यूरो में हो, फिर चाहे वो पाउंड में हो, इसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। यानी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होती है। किस पे होती है? चाहे हम सेल करें, जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, चाहे हम परचेज करें दूसरी कंट्री से, जिसको हम सेल को हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, परचेज को हम इंपोर्ट बोलते हैं। सही है, सही है। चलो, आपने देखा होगा, रोज रोज आप देखते हैं आज डॉलर की क्या रेट है,
आज डॉलर कितने का, आज डॉलर 80 रुपीज का, इंडियन 80 रुपीज का। आज डॉलर कितने का, आज 85 का। आज कितने का, 86 का। आज डॉलर कितने का, 90 रुपीज का। ये जो ये डॉलर की रेट है एज कंपेयर टू किससे, इंडियन करेंसी से। हमें देखना है डॉलर कितने का, डॉलर 80 रुपीज इंडियन करेंसी का। ना कि हम ये देखते हैं इंडियन करेंसी में कितने डॉलर आएंगे, नहीं, डॉलर में कितने पैसे आएंगे इंडियन, 80 रुपीज। एक डॉलर आज कितने का, 85। एक डॉलर आज कितने का, 86। एक डॉलर आज, ये जो डॉलर की रेट है ये रोज फ्लक्चुएट होती रहती है, एवरीडे ये फ्लक्चुएट होती रहती है। सर ये रेट कौन डिसाइड करता है, ये रेट डिसाइड करता है हमारा आरबीआई। करता तो है वर्ल्ड इकॉनमी, लेकिन आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारे बैंक्स जो होते हैं ये डॉलर की रेट हमें देते हैं। क्या है, आरबीआई की वेबसाइट पे आप देखेंगे रोज रोज आता है, या बैंक्स में जो जाते हैं तो बैंक्स में एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, उसमें रोज लिखे होता है आज $1 इतने का है, आज €1 इतने का है, £1 इतने का है, एक सिंगापुर डॉलर इतने का है। सही है, सही है। अब ये देखो, अब अगर सपोज हमने गुड्स लाए अमेरिका से या लंदन से, अमेरिका से हमने गुड्स लाए कहां, इंडिया, इसको हम क्या बोलेंगे, हमने परचेज किया। इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा इंपोर्ट किया, यानी हमने दूसरे कंट्री से इंडिया में गुड्स लाए। सपोज हमें इसको $10,000 देने हैं, पेमेंट $10,000 देनी है हम इसको पेमेंट। हम ये डॉलर जो है हम ये कहां से लाएंगे, जो इसको पेमेंट हम करेंगे $10,000, हम ये डॉलर्स कहां से लाएंगे। हम जाएंगे बैंक, बैंक मुझे $10,000 चाहिए। बैंक बोलेगा ठीक है, $1 की रेट है 80 रुपीज, $1 की रेट है 80 रुपीज, तो $10,000 कितने के पड़ेंगे, इंटू 10,000। तो आपको जी 8 लाख रुपए देने हैं इंडियन $10,000 लेने के लिए। 8 लाख रुपीज दे दो, $10,000 ले लो। सही है, सही है। अब जब हम वहां से, अब अगर हम, ये तो हो गया हमारा जब हमने इंपोर्ट किया, परचेज किया। अब हम जब एक्सपोर्ट करेंगे, यहां से हम गुड्स भेजेंगे, सेल करेंगे। सपोज अब हमने अमेरिका को कुछ गुड्स दिए $20,000 के या $10,000 के डॉलर के ही। अब हमें वहां से क्या देंगे, वो डॉलर दे देंगे, वो भी $, देंगे, डॉलर देंगे। सही है। हम इन डॉलर्स को क्या करेंगे, बैंक जाएंगे, बैंक को बोलेंगे हमें डॉलर है, आप हमें इंडियन, बोले चलो ठीक है, $1 जो है 80 रुपीज का है, या $1 जो है 70 रुपीज का है, तो $10,000 में कितना मिलेगा, इंटू 10,000, आपको जी 7 लाख रुपए मिलेंगे। चलो जी ठीक है, सही है। तो अब जो ये ट्रांजैक्शंस रहेंगे ये हमें डॉलर में रहेंगे, ठीक है। अब देखो इधर, अब अगर हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मतलब क्या होता है, हमने परचेज किया दूसरी कंट्री से, मान लो सपोज $10,000 का ही। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दे दो। मानो हमने परचेज किया, इंपोर्ट किया, हमें $10,000 जो है पे करने हैं, पे करने हैं। कहां से किया, 2 मिनट के लिए यूएसए से किया, हमें $10,000 पे करने हैं। अब हम ये $10,000 जो है हम ये कहां से लाएंगे, बैंक से लाएंगे। हम बैंक जाएंगे, बैंक $10,000 चाहिए, चलो ठीक है, 80 रुपीज का $1 है, इंटू 10,000 दे दो, तो कितने हमें देने हैं, 8 लाख रुपीज हमें देने हैं $10,000 लेने के लिए। ये हमें किसको देने हैं, ये हमें ये 8 लाख जो है हमें बैंक को देने हैं, ये $10,000 के लिए 8 लाख। रेट क्या है डॉलर की, 80 रुपीज पर डॉलर। अब अगर इस डॉलर की रेट होती 70 रुपीज ही, तो हमें $10,000 कितने के मिलते, इंटू 10,000, हमें ये 7 लाख के ही मिलते।
मजा आता कि नहीं? हमारा कितना होता, बचता 1 लाख, क्योंकि डॉलर 80 रुपीज का है, हमने 8 लाख के लाया। अगर 70 रुपीज का ही ये डॉलर होता तो हमें $10,000 7 लाख में ही मिलते। अब अगर ये डॉलर 2 मिनट के लिए, ये डॉलर अब 90 रुपीज का होता पर डॉलर, तो इंटू 10,000 हमें कितने के पड़ेंगे? हमें पड़ेंगे 9 लाख रुपीज के। तो ये जो हमें पेमेंट करनी है बैंक को 9 लाख, फिर $10,000 मिलेंगे, फिर हम पेमेंट करेंगे आगे आउटसाइड कंट्री। अब अगर इस डॉलर की जो रेट होती है तो उस पर ये डिपेंड होता है। हम फायदे में भी जा सकते हैं, कम भी देना पड़ेगा, हमें एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है। जितनी डॉलर की रेट कम होगी उतना हमें कम पैसे देने पड़ेंगे $10,000 के लिए। अब अगर यही डॉलर 2 मिनट के लिए 50 रुपीज होता पर डॉलर, तो हमें इंटू 10,000 करते हमें कितना ही पे करना पड़ता? हमें 5 लाख ही पे करने पड़ते $10,000 लेने के लिए। तो ये जो डॉलर की रेट है, फॉरेन करेंसी की रेट जो है, ये अप डाउन होती है। इस अप डाउन होने से हमें फायदा भी हो सकता है, हमें नुकसान भी हो सकता है। रेट ज्यादा होगी, हमें नुकसान ज्यादा पे करना पड़ेगा। रेट डॉलर की कम होगी, हमें कम देना पड़ेगा, हमें फायदा हो सकता है। ऐसे जब ट्रांजैक्शंस आते हैं डॉलर में पे करना या रिसीव करना, इसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहां से जो है एक्सपोर्ट किया, यानी हमने सेल की तो हमारे पास आएंगे डॉलर्स। अब अगर हमारे पास $10,000 आ गए, फिर हम कहां इनको ले जाएंगे? यहां तो हम डॉलर्स खर्चा नहीं कर सकते हैं इंडिया में, हमें इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। हमें फिर से बैंक जाना है, बैंक $10,000 दे दो, मुझे इंडियन करेंसी दे दो। चलो दे दो। $1 कितने का? 80 रुपीज का, तो मुझे मिलेंगे 8 लाख इंडियन करेंसी। अब अगर रेट हो जाएगी 90 रुपीज पर डॉलर होगी उस दिन, तो मुझे मिलेंगे 9 लाख इंटू $10,000, मुझे मिलेंगे 9 लाख बैंक से। अब अगर 70 रुपीज ही डॉलर की रेट होगी तो मुझे 7 लाख ही मिलेंगे। कितनी फर्क आती है डॉलर की रेट अप डाउन होने से। 7 लाख कहां? देखो यहां मुझे मिल रहे हैं 7 लाख, यहां 9 लाख, यहां 8 लाख, 1 लाख फर्क हो रही है। तो डॉलर की जो ये रेट अप डाउन होती है, इससे हमें फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। हमें वही कैलकुलेट करना है। पहले हमें कैलकुलेट करना है जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे परचेज करेंगे, चाहे इंपोर्ट करेंगे, चाहे एक्सपोर्ट करेंगे, हमें उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। फिर उस दिन की डॉलर की रेट जो होगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर देखेंगे हमें प्रॉफिट आ रहा है या नुकसान हो रहा है। सही है? सही है। तो अब ये ट्रांजैक्शन समझने के लिए, ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन समझने के लिए आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन जो है पता होनी चाहिए, वो जरूरी है पहले समझने के लिए। ठीक है, तो पहले वो समझते हैं बेसिक डेफिनेशन क्या होते हैं। फिर अकाउंटिंग तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगा। सही है, चलो बेसिक डेफिनेशन देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन, मीनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी इज फॉरेन करेंसी। मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट वही होता है $1 को कितने इंडियन रुपीज। ना कि हम देखेंगे 1 इंडियन रुपीज को कितने डॉलर, नहीं, $1 को कितने इंडियन रुपीज, 1 यूरो को कितने इंडियन रुपीज, 1 पाउंड को कितने इंडियन रुपीज। हमें डॉलर को देखना है, $1 को कितना, 1 पाउंड को कितना, 1 यूरो को कितना, न कि 1 इंडियन रुपीज को कितना। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। देखो एक्सचेंज रेट एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 11, एन एक्सचेंज रेट इज अ रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी 1 यूनिट मतलब $1 या 1 यूरो या 1 पाउंड ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी, यानी $1 फॉरेन करेंसी किस रेट पे हम एक्सचेंज करेंगे। जैसे डॉलर 1 है 80 रुपीज का,
तो ये है 80 रुपीज पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज इंडियन। ऐसे ही है, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी। इट मीन्स वी हैव टू चेक $1, €1 ETC। हम $1 का चेंज चेक कर, रेट चेक करेंगे, €1 का रेट चेक करेंगे, सही है, एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी। तो 1 पाउंड कितने का, $1 कितने का, सही है, सही है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है, देखो, एक होती है ओपनिंग रेट, एक होती है क्लोजिंग रेट, एक्सचेंज रेट, ओपनिंग एक्सचेंज रेट, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, एक्चुअल एक्सचेंज रेट, एवरेज एक्सचेंज रेट। देखो ओपनिंग एक्सचेंज रेट, ओपनिंग एक्सचेंज रेट, ओपनिंग एक्सचेंज रेट मतलब होती है वो रेट जो 1 अप्रैल 2000, 2 मिनट के लिए 25, 2026, 2027, यानी 1 अप्रैल को क्या रेट है डॉलर की, उसको बोलते हैं हम ओपनिंग एक्सचेंज रेट। 1 अप्रैल को कितने का डॉलर है, $1 1 अप्रैल को कितने का, उसको बोलते हैं ओपनिंग एक्सचेंज रेट। यानी जैसे ईयर ओपन होता है 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेट 1 अप्रैल को क्या रेट है डॉलर की, उसको बोलते हैं ओपनिंग रेट। 31 मार्च को क्या रेट है डॉलर की, इसको बोलते हैं क्लोजिंग रेट। 31 मार्च पे क्योंकि हमारा ईयर क्लोज होता है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। 31 मार्च को क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, 1 अप्रैल ओपनिंग एक्सचेंज रेट। ये होता है फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, FY। अब अगर कैलेंडर ईयर होगा, CY, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर मतलब होता है 1 जन टू 31 दिसंबर, वो होता है कैलेंडर ईयर। अब अगर कैलेंडर ईयर पे देखेंगे क्या होता है, तो हम देखेंगे 1 जन को क्या रेट है, वो है ओपनिंग, ओपनिंग एक्सचेंज रेट। 31 दिसंबर को क्या रेट है, वो है क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, कैलेंडर ईयर के हिसाब से। ओपनिंग क्लोजिंग समझ में आ गई, ठीक है। सेकंड होता है एक्चुअल, एक्चुअल एक्सचेंज रेट, एक्चुअल एक्सचेंज रेट, इसको हम बोलते हैं स्पॉट रेट भी, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन रेट भी। यानी अब जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की, यानी जिस दिन आपने इंपोर्ट किया, आपने कुछ सामान लाया जिस दिन, या जिस दिन आपने एक्सपोर्ट किया, जिस डेट पे आपने एक्सपोर्ट किया, 30 जून को, 1 अगस्त को, किसी भी डेट पे, जिस डेट पे आपने जो ये ट्रांजैक्शन की, इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया, उस दिन क्या रेट है, उस दिन क्या रेट है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं, एक्चुअल एक्सचेंज रेट। जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, चाहे सेल करेंगे, चाहे परचेज करेंगे, उस दिन क्या रेट है, उसको बोलते हैं एक्चुअल रेट या स्पॉट रेट, या उसको बोलते हैं स्पॉट रेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस रेट, या ट्रांजैक्शन रेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन की क्या रेट है, उस दिन डॉलर कितने का, इसको बोलते हैं एक्चुअल एक्सचेंज रेट, स्पॉट रेट या ट्रांजैक्शन रेट। सही है, लिखा है, अभी समझाऊंगा मैं आपको। थर्ड होता है एवरेज एक्सचेंज रेट, एवरेज, एवरेज एक्सचेंज रेट, एवरेज एक्सचेंज रेट। एवरेज एक्सचेंज रेट होता है रेट्स ऑफ 365 डेज पर डे। 365 दिन में कितने रेट्स थे, उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 365 डेज, वो आएगी हमारी एवरेज रेट। सही है। अब ऐसा नहीं होगा आपको 365 रेट्स गिनने हैं, ऐसा कभी होगा तो दिया होगा एक साल की क्या रेट्स है, उनको डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ डेज, ये प्लस करेंगे 365 डेज की रेट्स डिवाइड बाय 365 डेज, उसको बोलते हैं हम एवरेज एक्सचेंज रेट। ओपनिंग, क्लोजिंग, स्पॉट,
स्पॉट को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन रेट भी, उसको बोलते हैं एक्चुअल एक्सचेंज रेट भी। सही है, चलो अब इनके डिफिनेशन हम पढ़ते हैं, आ जाएं। ओपनिंग एक्सचेंज रेट, रेट विच इज इन द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर, यानी कब, 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर को जो रेट होगी, या 1 जनवरी को जो कैलेंडर ईयर में जो रेट होगी 1 जन को ओपनिंग रेट। क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, रेट विच इज एट द एंड ऑफ ईयर, कब, 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, उसको बोलते हैं क्लोजिंग रेट। एक्चुअल रेट, एक्सचेंज रेट, स्पॉट रेट, ट्रांजैक्शन रेट, रेट विच इज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस दिन का रेट है। इट मीन्स डेली रेट, बिकॉज ट्रांजैक्शन कैन टेक प्लेस एनी डेट, डेली रेट भी इसको बोलते हैं। सही है सर, सही है। फिर है एवरेज एक्सचेंज रेट, इट इज रेट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑन एवरेज बेसिस। जैसे ईयरली एवरेज रेट क्या है, टोटल ऑफ 365 रेट इज डिवाइड बाय 365 डेज। सही है सर, सही है। चलो आ जाओ इधर। मीनिंग ऑफ मॉनिटरी आइटम्स, मॉनिटरी आइटम्स क्या होते हैं? देखो, मॉनिटरी आइटम्स वो एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। देखो ऐसा भी होता है ना कि अब अगर फॉरेन से हम कुछ इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, बिजनेस में ऐसा भी नहीं है ना कि हम रोज कैश बेसिस पे ही करें, नहीं, हम ये भी बोलते हैं कि आज मशीनरी लाई, 2 महीने बाद पेमेंट दे देंगे। या हमने यहां से गुड्स भेजे अमेरिका, लंदन, उनने बोला कि पेमेंट हम 1 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज भी होते रहते हैं। तो जब एक क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज होती रहती है तो डेट आगे बढ़ता है। ठीक है, 1 महीने बाद पेमेंट आएगी डॉलर्स में, 2 महीने बाद पेमेंट आएगी डॉलर्स में, या हमें 3 महीने बाद पेमेंट करनी है डॉलर्स में। अब कितने डॉलर्स करने हैं? जब ये फिक्स्ड होता है ना, मुझे 3 महीने बाद $20,000 पे करने हैं, या मुझे 2 महीने बाद $10,000 रिसीव करने हैं। जो ये फिक्स्ड होते हैं ना एसेट्स और लायबिलिटीज, इनको हम कहते हैं मॉनिटरी आइटम्स, यानी फिक्स्ड है मॉनिटरी आइटम्स। ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 11 मॉनिटरी आइटम्स आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन फॉरेन करेंसी। देखो, जब हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हमें इसमें खाली फॉरेन करेंसी की बात करनी है। ठीक है, इन फॉरेन करेंसी विच आर फिक्स्ड। देखो, आइटम्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 11 मॉनिटरी आइटम्स आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी अब अगर हम पेमेंट रिसीव करनी है तो हमारे लिए एसेट है ना, डेटर हमारे लिए एसेट है। अब अगर यहां से हमें पेमेंट करनी है क्रेडिटर्स को तो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो ये वही है, आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन फॉरेन करेंसी विच आर फिक्स्ड ईदर टू बी पेड और टू बी रिसीव्ड। जो फिक्स्ड है कि हमें $20,000 रिसीव करने हैं, $30,000 रिसीव करने हैं, या हमें $50,000 पे करने हैं 2 महीने बाद, जो फिक्स्ड है ना उनको हम कहते हैं मॉनिटरी आइटम्स। एग्जांपल्स देखो, फॉरेन करेंसी डेटर्स फिक्स्ड है, $10,000 आएंगे हमें, 20,000 जितना भी होगा वो तो फिक्स्ड है। ऐसे ही है फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स, ये इनको मॉनिटरी आइटम्स है, यानी ये फिक्स्ड होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे पे करने हैं चाहे रिसीव करने हैं, ये फिक्स्ड है। ऐसे ही फॉरेन करेंसी लोन्स, अगर हमने डॉलर में लोन लिया है $1 लाख, तो पे जब करना है तो $1 लाख ही पे करना है, तो ये फिक्स्ड रहते हैं, इनको कहते हैं मॉनिटरी आइटम्स। ऐसे ही फॉरेन करेंसी नोट्स फिक्स्ड, बैंक बैलेंस फॉरेन करेंसी में फिक्स्ड है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन फॉरेन करेंसी। ऐसे ही अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन फॉरेन करेंसी, ये फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ नॉन मॉनिटरी आइटम्स मतलब वो होता है जो फिक्स्ड नहीं होते हैं, इनका कुछ पता नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होते हैं। जैसे हमारा स्टॉक है फॉरेन करेंसी में, तो हम स्टॉक को क्या बोल सकते हैं, जब तक हम उसको सेल आउट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगी हमारे पास कितना आएगा। तो ये फिक्स्ड नहीं है, इनको हम कहते हैं नॉन मॉनिटरी आइटम्स। As per the provisions of AS 11, non-monetary items are the assets and liabilities in foreign currency, which are not fixed, either to be paid or to be received. Examples are under क्या है, property plant equipment in foreign countries, foreign country में हमारा कोई property plant equipment है,
अब हम फिक्स्ड इसको कैसे वो बताएंगे? देखो, प्राइस कैनॉट बी फिक्स्ड अंटिल दीज आर सोल्ड। जब तक हम इसको सेल आउट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगी प्राइस फिक्स्ड है, क्या है, कितना है। सही है। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट की है, शेयर्स परचेज, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो जब तक हम इनको सेल आउट नहीं करेंगे नहीं पता चलेगी। प्राइस कैनॉट बी फिक्स्ड अंटिल इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड। ऐसे इन्वेंट्रीज इन फॉरेन कंट्री, इंपोर्टेड गुड्स, प्राइस कैनॉट बी फिक्स्ड ओनली आफ्टर सेल ऑफ गुड्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो कोई इरिडेमेबल ओनली, ठीक है। ये होते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो फिक्स्ड नहीं होते हैं, चाहे हमें पे करने हैं चाहे हमें रिसीव करने हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं जब तक उनको सेल आउट नहीं करेंगे। आधे होते हैं फिक्स्ड, हमें $10,000 पे करने हैं, हमें $1,00,000 लोन है फॉरेन करेंसी में, तो ये फिक्स है, ठीक है। फिक्स्ड को मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम नॉट फिक्स्ड कहते हैं। देखो, ये आपको ना दिमाग में रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। ये आपको याद है, नॉन मॉनेटरी क्या होता है जो फिक्स्ड नहीं होते हैं, मॉनेटरी क्या होता है जो फिक्स्ड होते हैं। सही है। ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट, सपोर्ट रेट, ठीक है। चले सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं कंसेप्ट नंबर सेकंड पे। फिर है कंसेप्ट नंबर सेकंड। अब हम सीखेंगे इनकी अकाउंटिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। देखो, अब मजा आएगा आपको, खुद आएगी आपको अकाउंटिंग, आपको खुद आएगी, मजा आएगा, मजा है। देखो, अकाउंटिंग फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखो, इंपोर्ट ध्यान में आप रखेंगे, इसका मतलब है परचेज, एक्सपोर्ट मतलब सेल, यानी हम कर रहे हैं इंपोर्ट, परचेज कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, सेल कर रहे हैं हम यहां से दूसरी कंट्री को गुड्स बेचते हैं। अकाउंटिंग अब इनकी कैसे होगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब इनके दो केसेस है, सेटलमेंट इन सेम ईयर, सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर। अब पहले हम ये केस लेंगे, सेटलमेंट इन सेम ईयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इधर ध्यान रखो, हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025, एंड होता है 31 मार्च 2026। अगर हमने इस साल में कुछ इंपोर्ट किया, यानी परचेज किया कुछ, या कुछ एक्सपोर्ट किया, यहां से कंट्री से सेल आउट किए यानी सेल्स किए, अगर हमने इस साल में कुछ इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया और इसी साल में हमने पेमेंट भी की, चाहे हमें रिसीव करनी हो चाहे हमें पेमेंट करनी हो, यहां से चाहे हमें यहां से अदर फॉरेन कंट्री में जो बिजनेसमैन है उसको पेमेंट करनी हो, चाहे वहां से हमें रिसीव करनी हो, अगर इसी साल में ट्रांजैक्शन हुई और इसी साल में उसको पेमेंट भी हुई, सेटल, उसको हम कहते हैं सेटलमेंट इन सेम ईयर। ट्रांजैक्शन भी हुई, चाहे पेमेंट रिसीव करनी है चाहे पेमेंट हमें यहां से पे करनी है, और वो भी हो गई, इसको कहते हैं सेटलमेंट इन सेम ईयर। चाहे फिर अगर कैलेंडर ईयर होगा 1 जनवरी 2025 टू 31 दिसंबर 2025, अगर इसी साल में कुछ एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया और इसी साल में पेमेंट भी हमने की, चाहे रिसीव करनी है या पे करनी है, इसी साल में ट्रांजैक्शन भी इसी ईयर में हमने उसको निपटा भी दिया, तो उसको कहते हैं सेटलमेंट इन सेम ईयर। सेटलमेंट इन सेम ईयर, ठीक है। चलो, अब हम इसकी अकाउंटिंग पे आते हैं। अब हम इसकी अकाउंटिंग पे आते हैं। सेटलमेंट इन सेम ईयर, आपको इसकी अकाउंटिंग आती है, मुझे आपके दिमाग से बाहर निकालनी है। सही है। देखो इधर, ट्रांजैक्शन डेट, जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन होगी, सपोज 1 मार्च 2025 को हमने कोई ट्रांजैक्शन की, ठीक है।
क्या किया हमने, इंपोर्ट किया। चलो, इंपोर्ट मतलब परचेज, यानी हमें पे करना पड़ेगा कितना, $10,000 का। सही है। अब जब 1 मार्च 2025 को हमने इंपोर्ट की, कुछ हमने गुड्स लाए, ठीक है, कितना वैल्यू है उनका, $10,000, ठीक है। अब जब 1 मार्च को हमने किया तो हमें क्या देखना है, 1 मार्च को डॉलर क्या रेट है, डॉलर की क्या रेट है, डॉलर की क्या रेट है। हम मान के चलते हैं डॉलर पर डॉलर जो रेट है वो 80 रुपीज है। शाबाश, पर डॉलर की रेट है इस डेट पे, किस डेट पे, 1 मार्च 2025 पे पर डॉलर की रेट है 80 रुपीज। ये है $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। सही है। चलो, हमने परचेज किया, मान के चलते हैं क्रेडिट परचेज है, ठीक है, सही है। जब हम नॉर्मल परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, हम ये करते हैं ना एंट्री, जर्नल एंट्री। ये देखो जर्नल एंट्री, हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, रुको स्पेस कम है थोड़ा सा, ठीक है। हम क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यही करते हैं, टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट, यही करते हैं। अब ये एंट्री कब होगी, जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन की, वो कब की हमने, 1/3/2025 को, 1 मार्च 13/2025 में ये ट्रांजैक्शन की हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अब हमने ये परचेज किया, लेकिन हमने किस करेंसी में परचेज किया, फॉरेन करेंसी में, यस। तो इसको आगे से हम लिखेंगे F/C, यानी फॉरेन करेंसी परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स अकाउंट, बस फॉरेन करेंसी, बाकी वही है, परचेज टू क्रेडिटर्स। हां, अब कितना किया, $10,000, रेट क्या थी इस दिन, 80 रुपीज, तो अमाउंट क्या आएगा, 8 लाख, 80 इंटू 10,000, 8 लाख, 8 लाख। लो जी, हमें आ गई लायबिलिटी, हमारी बढ़ गई 8 लाख रुपए की। कितने डॉलर हमें देने हैं, $10,000 देने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते जाओ। अब हमें पेमेंट करनी है, अब हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट कब करनी है, हमें 2 मिनट के लिए, हमने फर्स्ट जो है 1 मार्च को हमने ट्रांजैक्शन की, ये देखो 1 मार्च को हमने ट्रांजैक्शन की। अब हमें पेमेंट जो करनी है वो करनी है हमें 2 मिनट के लिए 25 मार्च को 2025। कितना पेमेंट करना है, $10,000। अब जब 25 डेट आ गया, हमें $10,000 कहां से लाएंगे ताकि हम पे करेंगे, बैंक जाएंगे, सर सही है। बैंक को क्या बताएंगे, बैंक हमें $10,000 चाहिए, पेमेंट करनी है, टाइम आ गया पेमेंट का। बोलेगा वो डिस्प्ले बोर्ड देखो, $1.90 का, $1.90 का। तो हमें बैंक को कितना देना पड़ेगा कि ये $10,000 लेने के लिए, अगर $1 उस टाइम पे 90 रुपीज का है तो 90 इंटू 10,000 हमें कितना देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा 9 लाख रुपए, 9 lakhs
$10,000 के लिए। हमारे लिए देखो लायबिलिटी कितनी थी, हमारी लायबिलिटी कितनी थी इस दिन पे, डॉलर का रेट क्या था, 80 रुपीज पर डॉलर। क्या हो रहा है यार ये, देखो हमारे पास जो डॉलर था वो इस दिन क्या था, 80 रुपीज था। ये है, ये डॉलर की रेट 80 रुपीज थी, तो हमें 8 लाख ही क्रेडिटर्स को तब क्रेडिट करना पड़ा। अब जब हमें इनको $10,000 देने हैं, तो आज जो डॉलर की रेट है 90 रुपीज है और $10,000 देने हैं, तो 90 इंटू 10,000, तो हमें 9 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे अभी। बोलो, ऐसे ही बोलो, हमें नुकसान हुआ या गेन हुआ? हमें बैंक को कितना देना पड़ा, 9 लाख, $10,000 लेने के लिए। पेमेंट डॉलर में करनी है, ट्रांजैक्शन $10,000 की हुई थी, ये है। अब उस दिन जब ट्रांजैक्शन हुई थी हमने उस पर रिकॉर्ड किया था 8 लाख। आज जब हम $10,000 लेने जा रहे हैं, रेट है 90 रुपीज $1, हमें पड़ गए यही 9 लाख के। ऐसे ही बताओ हमें नुकसान है या प्रॉफिट है? सर क्या बात कर रहे हैं, नुकसान तो है। हाँ, इसको बोलते हैं हम एक्सचेंज लॉस। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज लॉस। इसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज लॉस। ये देखो इधर, अब क्या एंट्री होगी, अब जब पेमेंट करनी है, क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होगा, देखो इधर क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट करके, क्रेडिट करके। अब हमें क्या करना है क्रेडिटर्स अकाउंट को, जब पेमेंट हम करेंगे, इधर देखो पेमेंट, क्रेडिटर्स, आगे बढ़ो थोड़ा सा इधर जगह, फॉरेन करेंसी, आप लिखेंगे एफसी, फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स अकाउंट आप डेबिट करेंगे जब पेमेंट करेंगे। देखो अगर किसी को डेबिट और क्रेडिट में प्रॉब्लम है, मैं फिर से बात कर रहा हूं, अगर डायरेक्ट एंट्री वाले हैं और डेबिट और क्रेडिट में प्रॉब्लम है, तो मेरे फाउंडेशन के 2-4 लेक्चर्स हैं खाली जर्नल एंट्रीज पे समझाने के लिए, डेबिट वेबिट क्या होता है, आप लेजर अकाउंट्स वहां सीखेंगे। तो आप पहले फिर वो फाउंडेशन में जाके, मेरी ऐप पे जाके वो लेक्चर्स या यूट्यूब पे देख लो, वो लेक्चर्स पे 2-4 पहले देख लो अगर आपको डेबिट क्रेडिट की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम इधर क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स को डेबिट, कितना, जितने से हमने इनको क्रेडिट किया था 8 लाख रुपीज से। लेकिन हमारे बैंक से अभी कितना जा रहा है, $10,000 लेने के लिए 9 लाख, बैंक से तो 9 लाख जाएंगे। हाँ, तो ये 1 लाख जो डिफरेंस आ गई बैलेंस फिगर, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज लॉस, और इस एक्सचेंज लॉस को हम कहां फेंकेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। हो गई ये एंट्री एक्सचेंज लॉस। अब क्या होगा, देखो अब होगा नेक्स्ट एंट्री ये P&L अकाउंट डेबिट। अब इस एक्सचेंज लॉस को P&L में फेंकेंगे, कितना, 1 लाख टू एक्सचेंज लॉस क्रेडिट 1 लाख। इधर हो गया एक्सचेंज लॉस डेबिट, ये हो गया इधर डेबिट, इधर हो गया एक्सचेंज लॉस क्रेडिट, ये कट हुआ, ये कट हुआ, तो ये P&L में गया हमारा 1 लाख। इसको बोलते हैं एक्सचेंज लॉस। अब देखो सेकंड केस, अब जब हमें पेमेंट करनी है $10,000 की, जब ट्रांजैक्शन हुई 1 मार्च को, तो $1 कितने का था, 80 रुपीज का, ये 80 रुपीज का था $1 1 मार्च को। अब जब हमें 25 मार्च को पेमेंट करनी पड़ी, हमारा डॉलर कितने का था तब, वो था 90 रुपीज का। अब अगर सपोज यही डॉलर 25 मार्च को यही $1 70 रुपीज का होता, तो इनको हमें $10,000 लाने थे, कितने के पड़ते, 7 लाख रुपीज के पड़ते। बोलो हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अब ये देखो इधर हमारा क्या था, कितना देना था इनको क्रेडिटर्स को, ये इधर हमारा क्रेडिटर्स को क्या देना था, 8 लाख रुपीज, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन हुई 80 रुपीज डॉलर की रेट थी, तो 8 लाख रुपीज हमें इनको देने पड़े इंडियन करेंसी में, ठीक है। अब जब हमें ट्रांजैक्शन, इनको पेमेंट का टाइम आया 23 मार्च, हमने देखा डॉलर, हम गए डॉलर 10,000 लेने, बैंक ने बोला कितना, $70 का $1, हमने लिए $10,000, तो कितने के पड़े,
7 लाख रुपीज के ओनली। हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ? गेन। गेन इसको क्या बोलेंगे? एक्सचेंज गेन। एक्सचेंज गेन। अब देखो, अब एंट्री क्या होगी? 7 लाख। देखो अब फिर से क्या होगा? फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। कितने से? 8 लाख रुपीज से, क्योंकि इनको 8 लाख ऊपर हमने 8 लाख में इनको ये किया है ट्रांजैक्शन। ये जब 80 रुपीज का डॉलर था इधर, ये अब जब पेमेंट का टाइम आया डॉलर 70 रुपीज का है, तो फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स अकाउंट क्या किया हमने? डेबिट 8 लाख से। तो हमारे बैंक से कितना निकला अभी? ओनली 7 लाख। ये जो डिफरेंस आ गई ये क्या है? एक्सचेंज गेन। कितना? 1 लाख। और अब इस एक्सचेंज गेन को कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या करेंगे? यहां एक्सचेंज गेन क्रेडिट करके हैं, इसको करेंगे एक्सचेंज गेन डेबिट। कितना? 1 लाख से। तो P&L अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे 1 लाख से। अब ये हो गया क्रेडिट, इनकम आ गई, हो गई एंट्री। मजा आ रहा है या नहीं? सर मजा तो बहुत आ रहा है। अब देखो, अब मैं कॉमन सेंस से बोलो। देखो आपको $10,000 लेने हैं बैंक से। आपको लेने हैं $10,000 बैंक से लेने हैं। ये देखो आपको बैंक से $10,000 लेने हैं, ठीक है। अगर डॉलर की रेट 80 रुपीज है तो आपको कितने के $10,000 पड़ेंगे? 8 लाख रुपीज के। सही है? सही है। अगर डॉलर की रेट अब 70 रुपीज है, ऐसे ही मुझे बोलो आप फायदे में हो नुकसान में हो? $10,000 लेने हैं। सर फायदे में है, अभी बस 7 लाख में आएंगे। ऐसे ही पता चलनी चाहिए आपको। अगर डॉलर की रेट अब 60 रुपीज है, फायदे में हो नुकसान में हो? फायदे में है, 6 लाख के ही $10,000 आएंगे। अब अगर इसी डॉलर की रेट 90 रुपीज हो गई, अरे यार नुकसान, शिट, नुकसान। अब 9 लाख रुपीज देने पड़ेंगे। अब अगर इसी डॉलर की रेट 100 बन गई पर डॉलर, अरे यार नुकसान, लॉस। फिर से 10 लाख देने पड़ेंगे। अब अगर इसी डॉलर की रेट 50 रुपीज बन गई, अरे ये वाह, 50 रुपीज पर डॉलर, कितना देना पड़ेगा? ओनली 5 लाख। देखो इस 10 लाख से कंपेयर करके देखो कितना हमारा फायदा है? 5 लाख। इस 9 लाख से 4 लाख, इस 6 लाख से 1 लाख, इस 7 लाख से 2 लाख हमारा प्रॉफिट, 8 लाख से 3 लाख हमारा प्रॉफिट है। आपको ऐसे ही ना डॉलर की रेट जब देखोगे ना, आपको खुद पता चलनी चाहिए हम नुकसान में, एक्सचेंज लॉस आएगा या एक्सचेंज गेन आएगा। देखो ये आपको पे करने थे। अब अगर यही डॉलर आपको 10,000 रिसीव करने हैं, डॉलर 10,000 आपको रिसीव करने हैं, यानी आपने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। जब रिसीव करोगे अब ये आपको पेमेंट के टाइम पे, ठीक है। पेमेंट के टाइम पे जब जितना डॉलर की रेट कम होगी उतना फायदा होगा। अब देखो रिसीव करने पे, रिसीव $10,000, $1 की रेट है 80 रुपीज, आपको कितना देगा बैंक? अब तो आप ये डॉलर बैंक को दोगे ना, जब आपने रिसीव किए $10,000, अब ये बैंक को दोगे, वहां से इंडियन करेंसी लोगे, आपको बैंक कितना देगा? 8 लाख देगा। जब 80 रुपीज है तो आपको बैंक 8 लाख रुपीज देगा। अब अगर इसी डॉलर की रेट 90 रुपीज हो गई, आपको बैंक कितना देगा? 9 लाख। वाओ, रेट बढ़ेगी आपको बैंक उतना ज्यादा पैसा देगा। अब अगर इसी डॉलर की रेट 100 रुपीज हो गई, आपको बैंक देगा 10 लाख, $10,000 का। अब अगर इसी डॉलर की रेट हो गई 50 रुपीज, तो बैंक कितना देगा आपको? ओनली 5 लाख। तो जितना डॉलर के जब आप रिसीव करोगे डॉलर, जितनी रेट हाई होगी हमें बैंक उतने ज्यादा पैसा देगा, हमें उतना ज्यादा फायदा होगा। जब आपको पे करने होंगे, यानी आपको फिर डॉलर उस टाइम परचेज करने होंगे, जितनी रेट डॉलर की कम होगी उतना हमारा फायदा होगा। रिसीव करने के टाइम पे जितना ऊपर डॉलर की रेट होगी, हमें उतने बैंक उतने पैसे देगा डॉलर के बदले।
अब जब हमें डॉलर परचेज करने हैं पेमेंट करने के लिए, जितनी कम डॉलर की रेट होगी उतना हम फायदे में जाएंगे। और ये जो फायदा नुकसान है इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, एक्सचेंज लॉस और एक्सचेंज गेन, और इसी को फिर P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बाकी जो एंट्री होगी जब आप परचेज करोगे, अगर परचेज इंपोर्ट करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, लेकिन क्या इसको लिखेंगे फॉरेन करेंसी, एफसी क्रेडिटर्स। अब अगर आप सेल करोगे तो क्या करोगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट, यानी एक्सपोर्ट करोगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कौन से डेटर्स, फॉरेन करेंसी एफसी, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कौन से सेल्स, फॉरेन करेंसी के एफसी, फॉरेन करेंसी सेल्स। ठीक है, फिर जब पेमेंट करोगे इसमें तो आपको रिसीव होगी, जब रिसीव होगी तो आपके बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हो जाएंगे, अब क्रेडिट खत्म। जो डिफरेंस आएगी अब यहां पे या तो एक्सचेंज लॉस होगा या तो एक्सचेंज गेन होगा, वो डॉलर की रेट पे है। सही है, जब पेमेंट करोगे तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिटर्स हो जाएंगे डेबिट। आ जाए इधर, हम करते हैं यहां से अब एग्जांपल। देखो फर्स्ट क्या हमें करनी है, देखो फर्स्ट हमें करनी है जिस डेट पे हमें ट्रांजैक्शन होती है, जिस डेट पे, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, जिस डेट पे हमारी ट्रांजैक्शन होगी उस डेट को हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कौन से रेट पे, जो उस दिन की रेट होगी डॉलर की या यूरो की, जो उस दिन की रेट होगी, उस दिन की रेट होगी जिस दिन ट्रांजैक्शन हम करेंगे, हम उसी रेट पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे फिर एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो। फिर जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाले दिन जो रेट होगी डॉलर की उस पे हम पेमेंट करेंगे। जो डिफरेंस है एक्सचेंज लॉस और एक्सचेंज गेन, यही लिखा है। 5 जर्नल एंट्रीज फॉर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑन एक्चुअल रेट, जो उस दिन होगी जब ट्रांजैक्शन होगी, या स्पॉट रेट या ट्रांजैक्शन रेट जिसको हम कहते हैं, विच प्रिवेल्स ऑन द डेट ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सही है, उस दिन की ट्रांजैक्शन कर लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, या अगर सेल होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन फॉरेन करेंसी साथ लिखना है इसको। ठीक है, उस दिन जो डॉलर की रेट होगी। फिर क्या करना है, जब पेमेंट हम करेंगे, जब पेमेंट करेंगे, जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन पे उस रेट पे पेमेंट हम करेंगे, उस दिन जो डॉलर की रेट होगी। और जो फिर डिफरेंस होगी इस ट्रांजैक्शन, सपोज यहां पे डॉलर की रेट 80 थी, यहां पे 70 ही है। अब जो ये डिफरेंस है हमारी 10 और 10, ये जो हमारे 10 रुपए गेन या लॉस हुए, इसको हम एज ए एक्सचेंज लॉस या एक्सचेंज गेन हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वही है। अब सेकंड, 5 जर्नल एंट्रीज फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, फॉरेन करेंसी डेटर्स तो हमें कलेक्ट करना है, या पेमेंट टू फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स ऑन एक्चुअल रेट, स्पॉट रेट विच प्रिवेल्स ऑन द डेट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और पेमेंट टू क्रेडिटर्स। जिस दिन आप पेमेंट करोगे जो उस दिन रेट होगी उस पर हम रिसीव या पेमेंट करेंगे। सही है सर, सही है। ये थर्ड, डिफरेंसेस वैल्यूज आर स्पेसिफाइड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 और इन अबव शैल बी कंसीडर्ड एज एक्सचेंज लॉस और एक्सचेंज गेन, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही जो इस और इसमें डिफरेंस होगी उसको हम ट्रांसफर करेंगे, एक्सचेंज लॉस या एक्सचेंज गेन आएगा उसको ट्रांसफर हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गेन होगा P&L क्रेडिट, लॉस आएगा P&L डेबिट। सही है सर, सही है। चलें देखें एग्जांपल। अब आपको खुद आएंगे ये एग्जांपल्स, आने भी चाहिए, खुद क्यों नहीं आएंगे खुद। चलें देखें एग्जांपल। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट मतलब सेल है, हमारे लिए सेल है एक्सपोर्ट। डेट ऑफ एक्सपोर्ट कब है, 27 जुलाई 2023। जब एक्सपोर्ट का डेट ये है तो इस डेट की जो रेट होगी डॉलर की, यूरो की, पाउंड की, हम इस ट्रांजैक्शन पे उस रेट पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ये देखो फिर डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, यानी पैसे हम कब मिल रहे हैं, 27 अगस्त को हम मिल रहे हैं। अब रेट क्या है,
जब हमने ट्रांजैक्शन की 27 जुलाई को रेट है 88, जब हम रिसीव कर रहे हैं रेट है 87.50। देखो हमने पैसे रिसीव करने हैं, पैसे हमें रिसीव करने हैं। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन डॉलर की रेट है 88, यानी हमने डेटर को 88 से डेबिट किया, ठीक है। अब जिस दिन हमें पैसे रिसीव करने हैं उस दिन डॉलर की रेट है 87.50। यहीं पे बोलो हम नुकसान में है या गेन में है, लॉस में है या गेन में है। हमें रिसीव करने हैं, जिस दिन रिसीव कर रहे हैं डॉलर की रेट ये है, जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन की डॉलर की रेट 88 थी। सपोज ये भी अभी $10,000 की है, हमें लॉस है, लॉस, क्योंकि हम रिसीव करेंगे $10,000, $10,000 हम रिसीव करेंगे, और जब रिसीव करेंगे हमें 87.50 ही बैंक देगा। लेकिन जब हम ट्रांजैक्शन की थी हमने 88 पे की थी, तो एक्सचेंज लॉस आएगा कितना, 0.50 इंटू $10,000, 5,000 का लॉस आएगा। इधर ही आपको पता होनी चाहिए लॉस आएगा या गेन आएगा, रेट देख के ही, तभी मैं मानूंगा नहीं मेरे बच्चे हो। सही है। चलो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है, $10,000। पॉज जर्नल एंट्रीज फॉर कैलेंडर ईयर 23-24। चलो जिस दिन 27 को ये हो गई एक्सपोर्ट, तो उस दिन रेट थी 88, हम उस पर करेंगे एंट्री। क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी डेटर्स अकाउंट डेबिट 88 इंटू 10,000, 88 इंटू ये है ना ट्रांजैक्शन वैल्यू $10,000, 88 इंटू 10,000 हो गए फॉरेन करेंसी डेटर्स हमारे डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉरेन करेंसी सेल्स क्रेडिट कितना, 8,80,000, क्योंकि डॉलर की रेट है 88, इसको किया हमने 88 से मल्टीप्लाई। बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड वर्थ $10,000 एट द रेट 88 पर डॉलर। अब हमें रिसीव पेमेंट करनी है कब, 27 अगस्त 2023, इस डेट को, कलेक्शन डेट को। अब हमें कितना उस दिन बैंक में आएगा, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट 8,75,000 ही ऑनली, यहां कितना था 8,80,000, ये 5,000 हमारा क्या हुआ नुकसान, क्योंकि इस दिन की डॉलर की रेट है 87.50 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। एक्सचेंज लॉस 5,000, 88 माइनस 50 पैसे पर डॉलर हमें एक्सचेंज लॉस हुआ टू फॉरेन करेंसी डेटर्स अकाउंट 8,80,000, खत्म। बीइंग कलेक्शन ऑफ $10,000 मेड एट द रेट ऑफ दिस। अब ये जो लॉस हुआ 5,000, ये कहां हम ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट में 27 को ही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू एक्सचेंज लॉस 5,000, बीइंग एक्सचेंज लॉस रिटर्न ऑफ। मजा आ रहा है सर, मजा तो आ रहा है। चलो एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इन प्रीवियस एग्जाम्पल, जो थी ऊपर, पहले रेट थी 88, फिर आ गई कलेक्शन पे 87.50। पॉज जर्नल एंट्रीज फॉर सेटलमेंट एज्यूमिंग वन। देखो अब हो रहा है, अब ये रेट आप मान लो 88.50, अब तो फायदा है, कितना फायदा है 0.50, अब 5,000 गेन हो जाएगा। ये बोल रहा है अब एज्यूम कर लो आप 27 अगस्त को ये रेट थी डॉलर की, पॉइंट नहीं 88.8 है, 0.8, तो 0.8 इंटू 10,000 उतना फायदा आएगा। देखो बैंक में कितना आएगा अब 8,88,000, $10,000 इंटू इतना, टू फॉरेन करेंसी डेटर्स 8,80,000 जितने ऊपर थे, टू गेन 8,000, कैसे, ये 0.8 इंटू 10,000, 8,000 हमारा गेन आया। बीइंग कलेक्शन ऑफ $10,000 मेड एट द रेट ऑफ दिस। अब ये गेन कहां ट्रांसफर करेंगे, P&L में, एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, बीइंग गेन क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो एग्जांपल सेकंड, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब हमने परचेज किया। एंट्री क्या होगी, फॉरेन करेंसी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। देखो डेट ऑफ इंपोर्ट क्या है 27/2/24, तो इस डेट को क्या रेट है, डेट ऑफ पेमेंट है 22 मार्च 24,
एक्सचेंज रेट 27/2 को इस टाइम पे जो रेट है वो 82 है, और जब हमें पेमेंट करनी है वो 83 है। देखो, जब हमें पेमेंट करनी है वो उस दिन 83 है, जब हमने ट्रांजैक्शन की है 82 है, जब पेमेंट करनी है 83 है। लॉस है या क्या है? गेन है। पेमेंट करनी है 83, ₹1 का ज्यादा पड़ रहा है तो 10,000 सीधे सीधे लॉस है। जितना पेमेंट के टाइम पे ये कम होता उतना हमारा गेन होता, क्योंकि ये 82 था जब हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी, जब पेमेंट करनी है $83 का है, तो $10,000 और ₹1 ज्यादा है तो 10,000 जो है एक्सचेंज लॉस है। सही है। चलो, 5 जर्नल एंट्रीज फॉर परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट, सप्लायर, एज्यूमिंग ईयर। ये सॉल्यूशन, जर्नल एंट्री 27/2 को फॉरेन करेंसी परचेज अकाउंट डेबिट, ये $10,000 नहीं है, ये $1,000 है। सॉरी, इधर इसको ना करेक्शन करना, ये $10,000 नहीं है, ये $1,000 है। ठीक है, तो 10,000 नहीं आएगा, 1,000 आएगा डिफरेंस। ठीक है। चलो, फॉरेन करेंसी परचेज अकाउंट डेबिट 82,000 टू फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स 82,000। ठीक है, क्योंकि 82 रेट है। बीइंग गुड्स इंपोर्टेड वर्थ $1,000 एट द रेट 82। अब क्या है? पेमेंट, फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 82,000 तो एक्सचेंज लॉस 1000, तो बैंक से निकले 83,000, 83 रेट है। बीइंग पेमेंट ऑफ $1,000 मेड, अब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में ये जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो एक्सचेंज लॉस ₹1,000, बीइंग एक्सचेंज लॉस रिटर्न ऑफ। सही है सर? सही है। एग्जाम्पल थर्ड, with the help of given information in previous example, show journal entries for payment to creditors assuming $1 81.50। देखो, पहले क्या डॉलर की रेट थी जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई? 82। अब कम हो गई, अब रेट कम हो गई और हमें पेमेंट करनी है, यानी 0.50 ₹500 हमें अब गेन हो जाएगा। फॉरेन करेंसी क्रेडिटर्स डेबिट 82,000 से टू बैंक 81,500, बैंक से इतना ही निकला, और टू एक्सचेंज गेन 500 आ गया, बीइंग पेमेंट मेड एट द रेट 81.50। अब 22 मार्च को एक्सचेंज गेन टू P&L अकाउंट को ट्रांसफर किया। सही है। इसको आप कहते हैं सेटलमेंट इन सेम ईयर। मजा आया? देखो, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं उससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों को जरूरी रिवाइज करना है, बाकी आप मुझ पे छोड़ दो। आपको अकाउंट से लव नहीं हो जाएगा तो फिर नाम बदल देना अपना। ठीक है। चलो, सी यू इन, अब ये जो सेकंड टॉपिक है सेटलमेंट इन नेक्स्ट ईयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, रिवाइज वेल।